नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस और फिर उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के जो एजम्पशंस हैं वही एजम्पशंस हम बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस के लिए लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है, चाहे वो बाईवेरिएट हो या मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली जो बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस है, या हम ये कहें कि रिग्रेशन एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन। प्रेडिक्शन मतलब हमारे पास डेटा है और उस डेटा के बेस पर हम फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हम अभी मालूम कर सकते हैं प्रेडिक्शन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा है इसमें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन है। तो जो हमारा b है, बीटा, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका साइन क्या है। मैग्नीट्यूड जो हो सकता है उसका -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। तो अगर वैल्यू -1 या +1 के पास है तो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड उसका हाई है, और 0 के आसपास अगर वैल्यू तो मैग्नीट्यूड उसका लो है। और साइन हमें यह बताता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे इसमें दो हमारे वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएबल्स जो हैं दोनों दोनों मैट्रिक होंगे। ठीक है ना, y जो है हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी मैट्रिक फॉर्म में होगा, मतलब वो क्वेश्चंस हमने इंटरवल या रेशो स्केल में फ्रेम किए होंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमारा मैट्रिक फॉर्म में होगा। तो ये जो साइन है, साइन बेसिकली ये बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और अगर हम देखें सेल्स, तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हम बढ़ाएंगे उतना हमारा सेल्स ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और प्राइस और सेल्स में नेगेटिव कोरिलेशन है। जितना प्राइस बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का, सेल्स हमारी कम हो सकती है, और जितना प्राइस कम करेंगे प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये साइन जो बताता है हमें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, किस तरीके का रिलेशनशिप है, कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये साइन इसके बारे में बताता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो वेरिएबल हमने लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब वो जीरो से कितना डेविएट हो रहा है। जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, ये टी टेस्ट के थ्रू हम ये जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम है, टी की वैल्यू आएगी, और फिर हम टी की वैल्यू देखेंगे साथ साथ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और वो अगर 0.05 से कम है तब हम कहेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। अब साइज क्या होना चाहिए। आइडियली तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हमारा जो साइज है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना लें, वो 1:5 का होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कम से कम 10 होने चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे ज़्यादा एक्यूरेट हों तो हम चाहते इसमें 10 to 15 टाइम्स भी अगर हमारा सैंपल साइज है तो भी हमारे लिए वो डिजायरेबल है। ठीक है, इसके बाद ये जो एजम्पशन है, दोनों में ही एजम्पशन ये काम आएंगे। लीनियरिटी ऑफ द फिनोमिना मेजरमेंट, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसा है, लीनियर है या नहीं है। फिर कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। एरर टर्म का मतलब है जो हमारा जो रेजिडुअल है, मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम एरर टर्म कहते हैं। ठीक है, और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म कांस्टेंट, ये मतलब जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब इनमें कोई रिलेशनशिप जो है, जैसे टाइम सीरीज डेटा होता है हमारे पास, तो उसमें हम ये चाहते हैं डर्बिन वाटसन वाटसन टेस्ट के थ्रू कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें इंडिपेंडेंट जो भी एरर टर्म है वो इंडिपेंडेंट प्रीवियस
जो टर्म है, जो हमारा ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू है, वो एक दूसरे से डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट स्कोर हो उनका। फिर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जो हम हिस्टोग्राम के थ्रू नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, तो वो एरर टर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो हिस्टोग्राम जो होगा वो नॉर्मेलिटी की जो नॉर्मल कर्व की शेप में होना चाहिए, बेल शेप्ड में, ठीक है। और फिर ये कुछ चीजें हम इसमें स्टेप वाइज एस्टिमेशन यूज करेंगे, जिसमें मल्टीपल आर, आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, एनोवा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इनका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से, फिर फाइनली हमारे पास एक ये मॉडल आ जाएगा। इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए इस मॉडल को हम यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम जो है इसको समझते हैं बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस को। बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस को समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी है, जो एक पहले वेरिएबल व्यू में दोनों वेरिएबल्स को देख लें। ये ईयर्स का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स इन एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है सेल्स इन रुपीज, सैलरी इन रुपीज, ठीक है। और जो दोनों ही वेरिएबल है हमारे मेट्रिक है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स भी मेट्रिक है, रेशियो स्केल है, और जो सैलरी है वो भी रेशियो स्केल का है। दोनों ही रेशियो स्केल दोनों, इसलिए हमने यहाँ पर सेल्स स्केल में ले लिया, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास जो है 50 एम्प्लॉय का डेटा है, 50 लोगों का डेटा, ये देखिए, ठीक है। और इस डेटा का पहले मतलब समझ ले हम, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है उनका जो सैलरी है वो 35,000, 1 ईयर का है एक की 15,000, फिर एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है दूसरे एम्प्लॉय के पास, उसके 66,000, जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास 27,000, जिनके पास 3 साल का है 45,000, 4 ईयर का जिनके पास एक्सपीरियंस है 21,000। तो कहने का मतलब है इस तरीके से हमारे पास ये डेटा है, और जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उनकी 65, 80,000। तो हम इस डेटा से ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी जो मंथली सैलरी कितनी हो सकती है। तो ये बेसिकली प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इस प्रिडिक्शन के बारे में हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बीटा, वो हमें बताएगा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन। क्या नंबर ऑफ ईयर बढ़ने से सैलरी बढ़ती है, या नंबर ऑफ ईयर बढ़ने से सैलरी कम होती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं, जैसे भी हमने बात की कि दोनों के बीच में जो इसका ये जो है रिलेशनशिप जो है दोनों की, वो लीनियरिटी होनी चाहिए दोनों में। तो लीनियरिटी चेक करने के लिए हम लोग जो पहला एजम्पशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू स्कैटर डायग्राम। देखिए, ये हमारा जो है स्कैटर डायग्राम है, और स्कैटर डायग्राम को हम इधर लेकर आए, डबल क्लिक किया, और ये सिंपल स्कैटर डायग्राम हमने डबल क्लिक करने के बाद ये चार्ट चार्ट प्रीव्यू में आ जाएगा। और सैलरी डिपेंड है तो इसलिए हम वाई एक्सिस पर लेंगे, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हमने ओके किया। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है। तो ये देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, लीनियर ट्रेंड है, कोई नॉन लीनियर नहीं है कि जैसे इस तरह से हमारा कोई ट्रेंड आ रहा हो, या इस तरीके से आ रहा हो, या कोई फनल टाइप में आ रहा हो, इस तरीके का नहीं। ये बिल्कुल देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली भी नहीं कह सकते तो, लेकिन हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एज्यूम्पशन। बाकी जो एज्यूम्पशन है कि हमारा जो दूसरा कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म, वो हम नल प्लॉट के थ्रू फाइंड करते हैं। और फिर एक जो एज्यूम्पशन है हमारा नॉर्मेलिटी का, कि जो एरर टर्म है उससे जो हिस्टोग्राम बनेगा उसके ऊपर जब हम नॉर्मल कर्व सुपर इम्पोज करेंगे तो वो हमारा बेल शेप्ड में होना चाहिए। खैर, अब हम देखिए जो हमारा बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस है, इसको हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। लीनियर आ गया, और सैलरी देखिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट है, और सैलरी डिपेंड है किसके ऊपर, नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। क्योंकि अभी हमने जो ग्राफ देखा था उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा था। मैं फिर से एक बार चलिए ग्राफ
शो कर देता हूं दोनों के बीच में जो स्कैटर डायग्राम आ रहा था हमारा। ये देखिए, ये जो ग्राफ आया, ये देखिए, ये नंबर ऑफ ईयर्स है और ये सैलरी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे सैलरी हमारी बढ़ती चली जाती है। देखिए, ठीक है। चलिए, अब जो हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे, सॉरी बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस की, ये रिग्रेशन और फिर ये लीनियर आ गए। और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो इंडिपेंडेंट है, सैलरी हमारी डिपेंड है नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। और जो इसमें मेथड है वो स्टेप वाइज यूज करेंगे हम लोग। स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेट और मॉडल फिट, बाकी की ज़्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं है, चाहे तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। और इसके बाद प्लॉट्स, प्लॉट्स में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो रेजिडुअल है, रेजिडुअल बेसिकली एरर टर्म। और हिस्टोग्राम चाहे तो ले लेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ चलिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी हम ले लेते हैं। कंटिन्यू करके सेव, सेव में हम दो चीज़ें, प्रेडिक्टेड वैल्यू और अनस्टैंडर्डाइज जो रेजिडुअल है, मतलब रेजिडुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू दोनों अनस्टैंडर्ड फॉर्म में। रेजिडुअल बेसिकली एरर टर्म है और एरर टर्म हमारा कम होना चाहिए। प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के आसपास हो तो ज़्यादा डिजायरेबल होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने ऑप्शन लिया, इसमें कुछ नहीं करना है और ये कंटिन्यू किया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज हम और देखेंगे इसमें कि जो हमारा टेस्ट है, रिग्रेशन टेस्ट, ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये एक्स है, ये मीन वैल्यू है। इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी कह सकते हैं या सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन। और ये हमारा एरर टर्म है, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाई आई माइनस वाई कैप। वाई कैप का मतलब है प्रेडिक्टेड वैल्यू और ये है हमारी ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये जितनी, ये ऑब्जर्व वैल्यू के आसपास जितनी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी उतना डिजायरेबल होगा, उतना मॉडल हमारा ज्यादा अच्छा होगा। और जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, वाई जो ऑब्जर्व वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू का गैप ज्यादा होगा, उतना ही अनडिजायरेबल हमारा मॉडल होगा। तो हम ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू हम जो है सम ऑफ स्क्वायर को ये कम करता है, जो ये, ठीक है ना। और ये जो है हमारा रेजिडुअल वेरिएशन है, तो हम चाहते हैं कि जो रेजिडुअल है वो कम हो और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला ज्यादा होना चाहिए, जो कि डिजायरेबल है हमारे इक्वेशन के लिए। तो जो टोटल वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो अभी चूंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो रेजिडुअल है वो हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें जो रेजिडुअल है हमारा वो कम हो सकता है। और एक्सप्लेन वेरिएशन जो है हमारा ज्यादा होगा, ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि पूरी फिनोमिना को कोई एक वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो भी आउटपुट आया था, पहले हम इसको समझ लें। ये डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है, सैलरी इन रुपीज सभी 50 लोगों का जब हमने मीन लिया तो ये आ गया 50,900। और नंबर ऑफ ईयर्स, ये इनका मीन आ गया 7.0। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स का। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि इस मीन वैल्यू से जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं अबव बिलो इतने जा सकते हैं। और ये भी बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की लोकेशन के बारे में बता रहा है कि डेटा हमारा कैसे डिस्पर्स है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, वो हमें पहले भी पता चल गया था। हमने जब स्कैटर प्लॉट बनाया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही थी, वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है सैलरी इन रुपीज में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो ये है हमारा आर, आर बेसिकली जैसे हमने बताया ना कि कोरिलेशन है, जैसे भी देखिए यहाँ पे देखिए, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो b है बेसिकली ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन बता रहा है। अब ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये जो है इसका स्क्वायर है 0.81 का स्क्वायर। तो अब जैसे हमारे पास पहले इसकी वैल्यू निकाल कर हम देख लें, 0.813,
का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमारे पास आ गया 0.660, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर हो गया। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये हमें बता क्या रहा है, हमेशा हम देखेंगे जो आर स्क्वायर है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कम होती है, ठीक है। और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो हमें ये जो आइडिया दे रहा है ये बता रहा है कि हमारा मॉडल को हम कितना जनरलाइज कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो मोर और लेस आर स्क्वायर के क्लोज होनी चाहिए। और इसमें एक चीज हम और देख रहे हैं, जरा अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे ये 0.661 और माइनस जो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.654, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 0.007 और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.7। ये 0.7 जो डिफरेंस दिखा रहा है ये 0.7% बेसिकली इसे हम जो कहते हैं श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंकेज मीन्स कि अगर हमारा जो मॉडल है ये पॉपुलेशन से लिया जाए रेदर देन टू सैंपल, देन ये जो है हमारा जो अप्रोक्सीमेटली 0.7% लेस वेरिएंस करेगा हमारे आउटकम। तो दोस्तों ये श्रिंकेज हमें क्या बता रहा है कि जैसे हमने पॉपुलेशन की जगह सैंपल अगर हम जो मॉडल है हमारा वो पॉपुलेशन से लें अगर सैंपल की जगह तो ये 0.7% लेस वेरिएंस करेगा आउटकम में, ठीक है। तो एक चीज और हमें इसके बारे में समझना है एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में। हालांकि यहाँ पे तो केवल हमारा एक ही प्रेडिक्टर है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें जैसे जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाती है और आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड होते चले जाते हैं तो ये आर स्क्वायर में तो चेंज होगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में, लेकिन जो एडजस्टेड आर स्क्वायर ये बता रहा है कि जो एडिशनल वेरिएबल हमने ऐड किए हैं मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट को हम समझ लें। अच्छा पहले ये बता दें कि ये एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आई कैसे है ना, इसका देखिए मेरे पास यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले तो हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को समझ लें। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में ये जो लिखा है हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अभी देखिए ये हमारे पास, देखिए दोस्तों ये जो है हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास है ये देखिए ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर 10 दिस, ठीक है 1053698। अब इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 10536905798 और डिवाइडेड टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये देखिए 15934 4 के बाद 98 98 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू आई 0.661, ये देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.661। अब सवाल है कि ये एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे आई, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है 1 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस के माइनस 1। तो के तो प्रेडिक्टर एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन हमारे पास 50 सैंपल साइज है। तो इस तरीके से इसको देखिए हम निकालते हैं। पहले जो ये है हमारे पास 1 माइनस आर, तो इसको हमने यहाँ से 1 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 1 से सब्ट्रैक्ट होके ये आ गया हमारा,
ठीक है, ये हमारा प्लस में ही है। सॉरी, ये 1 माइनस 0.661 इंटू, ये देखिए n माइनस 1 49 आ गया, 49, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 48 से। एक प्रेडिक्टर है, 50 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो ये जो है डिवाइड हमने किया 48 से, तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, इसको जो है इसको हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, -1, गलती है वही इसमें, शायद वो गलत हो गया। देखिए फिर से हम करते हैं, कोई बात नहीं। 1 माइनस 0.661, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.339 इंटू, जो मल्टीप्लाई करना है हमें 50 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 का मतलब हो गया 49, ये इक्वल टू कर लिया हमने, और डिवाइडेड कर लिया 48। कैसे, ये 50 माइनस 1 एक वेरिएबल है और एक -1, ठीक है, तो ये जब डिवाइड किया हमने, ये आ गया हमारे पास 48 के बाद दिस, और -1, ये देखिए इस माइनस से करना ना हमें, ये -1 आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये प्लस में आएगा क्योंकि हमने माइनस में लिया 0.653। अब ये देखिए इसका जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, ये 0.654 या समथिंग है ना, ये रहा, तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। इसी तरीके से जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट की, एस्टीमेट का जो ये जो हमारा एस्टीमेट है वो कितना वेरिएशन कर रहा है उसके बारे में हमें ये बता रहा है, और ये जो वैल्यू आई है हमारा, इसका देखिए इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल अपॉन सैंपल साइज -1 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है। तो सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल, जो सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 48 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है, और इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करके तो ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और चाहे तो इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारे पास 1 1 2 4 5 9 5 9 8 7 9, ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट लिया हमने तो ये आ गया 1060, ठीक है, 1064 तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड जो हमारा एरर है वो निकाल दिया एस्टीमेट का। इसके बाद देखिए अब जो हमारे पास जो आती है ये वाली टेबल, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है बीटा, और ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जो टी वैल्यू हमें दिखा रही है, टी वैल्यू का मतलब है दिस अपॉन दिस, तो जैसे है यहाँ पर हम कांस्टेंट के लिए देख रहे हैं टी वैल्यू 12.87 आ रहा है, तो ये कैसे आया, देखिए 31896 और डिवाइडेड बाई 24477, ठीक है, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आ गया, 12.87 देखिए, ठीक है, मतलब दिस अपॉन दिस, ऐसे ही दिस अपॉन दिस करके हम ये वाली, और ये सिग्निफिकेंट दिखा रहा है पी वैल्यू, मतलब ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब ये y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मीन वैल्यू आ गई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही रेजिडुअल के बारे में। ठीक है, अब ये जो है, अब हमारे पास जो फाइनल मॉडल आया, ये जो मॉडल है हमारे पास वो होगा, देखिए इस तरीके से हम इस मॉडल को लिखेंगे, यहाँ पर ये जैसे y कोई वेरिएबल है, y इक्वल टू, और ये जो मॉडल है हमारा, ये कांस्टेंट वैल्यू 31896 31896
31896, फिर है इसमें प्लस, और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। 2710 इंटू आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, मान ली 10 ईयर्स रखते हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा कि 10 ईयर्स के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये बेसिकली हमारा जो मॉडल होगा वो यही होगा। और दोस्तों ये जो हमारा है स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, इसको हम कैसे निकालेंगे? जो स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है जैसे ये 0.813, तो ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट, एक तो ये बीटा की वैल्यू लेंगे हम इसमें, ठीक है ना, जैसे 2710 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहले निकाला था, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर्स, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर्स, और डिवाइडेड बाई जो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाई जो है 50980 से करके हम बीटा कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। और इस तरीके से ये देखिए हमारा जो एक अज्यूमशंस था, जो रिग्रेशन प्लॉट है ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए, ये भी हमारा जो करवा रहा है मोर और लेस नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक और है इसके बाद ये जो हमारा है ये रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड प्रेडिक्टेड वैल्यू और रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड रेंज, ये हमारा नल प्लॉट, मतलब कोई ट्रेंड शो ना करे, ये नल प्लॉट है, ये भी हमारा इसका हम कहेंगे कि ये जो डेटा है हमारा ये भी कांस्टेंट वेरिएशन है, इस डेटा में कांस्टेंट वेरिएंस जो एरर टर्म है बेसिकली प्रेडिक्ट, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।